नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है निर्धनता एवं बेरोजगारी। ये टॉपिक आपके वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक टॉपिक से आपको वीडियो के अंदर कम से कम मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपके 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसी एक टॉपिक से। तो आज अपने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करें और अपने सिलेक्शन को श्योर करें। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित हुए 35 लाख गरीब, असहाय और निराश्रितों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने 1000 रुपये की अनुग्रह राशि और देने का निर्णय कब लिया गया। तो ये कब लिया गया था, ये आपका हो जाएगा 21 जुलाई 2020 को। ये आप याद रखेंगे, 21 जुलाई 2020 को। कितने रुपए? 1000 रुपये। कितने लाख परिवार? 35 लाख गरीब परिवार। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं यहाँ से। तो थोड़ी सी और देखें कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों को 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये अनुग्रह राशि दी थी। और इस प्रकार कुल राशि कितनी हो गई? 3500 रुपये। यानी कि पहले दिए थे 2500 रुपये और अब दे दिए 1000 रुपये और, यानी कि अब कुल मिला के कितने रुपये हो गए? 3500 रुपये, 3500। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में प्रतिवर्ष मिलने वाली 2.25 करोड़ की राशि में आगामी 2 वर्षों तक चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये और शेष 1.25 करोड़ रुपये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। यह निर्णय कब लिया गया था? तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा 21 जुलाई 2020 को। 21 जुलाई 2020 को। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि पूर्व में विधायक कोष की संपूर्ण राशि 2 वर्षों तक चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर खर्च करने का निर्णय किया गया था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपकी हो जाएगी 15 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की गई थी। ठीक है। अब देखना कि इसके अंदर क्या था। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में था क्या। तो यहाँ से देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। 28 अगस्त 2014 को, अच्छा, इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है। इसमें था क्या कि इस योजना के अंदर सबसे पहले जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, जो जमा राशि है उस पर क्या मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा। दूसरी बात यहाँ से कि 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर हो जाएगा। कोई न्यूनतम शेष रखना अनिवार्य नहीं होगा। चौथा था 30,000 रुपये तक अतिरिक्त जीवन बीमा कवर होगा। 6 माह के बाद प्रति परिवार 1 लाख खाते में 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी जाएगी। और अगला था इसका कि भारत भर में धन का आसानी से अंतरण हो सकता है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। और देश में बैंक शाखाओं, ATM, बैंक मित्रों, डाकघरों आदि जैसी बैंकिंग टच पॉइंट का पता लगाने के लिए एक नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन जन धन दर्शक ऐप की भी लॉन्च किया गया था। तो ये आपकी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि यहाँ से कि भारत में सर्वप्रथम गरीबी अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1870 में भारत में गरीबी का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि अमर्त्य सेन का निर्धनता सूचकांक किससे संबंधित था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि निर्धनतों की आय का वितरण था। जो अमर्त्य सेन का गरीबी
सूचकांक था वो था निर्धनों की आय का वितरण। जो निर्धन है, निर्धनों की जो आय है उनका वितरण है वो उसका सूचकांक था। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम स्थान, यानी कि मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान है वो 1 नंबर पे है। 15 जून 2020 को 15 जून 2020 को राजस्थान में करीब 53 लाख लोग मनरेगा से नियोजित हुए और जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक 2020 कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 2020 को। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक 2020 है वो कब पारित हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 18 फरवरी 2020 को। इसके बारे में कुछ सूचना देखते हैं यहाँ से कि यह विधेयक 18 फरवरी 2020 को ध्वनिमत को पारित किया गया और इससे पूर्व 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण आदेश या अध्यादेश 2019 लाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि देश में गरीबी दर 2017 और 18 में कितनी हो गई है। तो यह हो जाएगी आपकी 22.8। याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिल सकते हैं कि देश के अंदर गरीबी दर 2017 और 18 में कितनी हो गई। तो ये हो जाएगी 22.8। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप कि देश में 2011 और 12, 17 और 18 के बीच में ग्रामीण में गरीबी लगभग 4% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? ग्रामीणों में 4% की वृद्धि हुई है गरीबी के अंदर, जबकि शहरी गरीबी में 5 पॉइंट क्या हुए हैं, कम हुए हैं। क्या हुए हैं? 5 पॉइंट कम। यानी कि ग्रामीण में 4% की क्या हुई है, बढ़ोतरी, और शहरों में 5% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, किसमें? गरीबी में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि NSSO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2011 और 12 और 17-18 के बीच में गरीबी में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। कि बिहार में गरीबी की दर अब 50.47 हो गई है। कितनी हो गई है? 50.47, जबकि राजस्थान की कितनी है? 22.8%। याद रखेंगे, राजस्थान कितनी है? 22.8%। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ से गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम कब प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ से देखेंगे, गरीबी की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन FAO के प्रथम निदेशक लॉर्ड बोयड ओ के द्वारा सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय क्या है। सापेक्ष निर्धनता से क्या अभिप्राय है। तो इसकी अर्थ हो जाएगा कि सापेक्ष निर्धनता कहते हैं कि व्यक्तियों में आय की जो असमानता होती है, व्यक्तियों में आय की असमानता को हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ अपडेट देख लेते हैं कि एक अनुमान के अनुसार देश के उच्चतम 10% व्यक्तियों के पास कुल आय का लगभग 25% भाग से भी अधिक है। ये याद रखना भी कि एक अनुमान के अनुसार देश के उच्चतम 10% व्यक्तियों के पास कुल आय का लगभग 25% भाग से अधिक है। अंततः व्यक्ति जिन्हें कम आय प्राप्त होती है वे दूसरों की तुलना में सापेक्ष निर्धन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने की थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड बोयड ने। ठीक है, लॉर्ड बोयड जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे 1945 के अंदर। भारत में निर्धनता मापन के लिए कितने आधार निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 आधार हैं वो निर्धारित किए गए हैं। उनमें सबसे पहले देखेंगे, 1 नंबर आपका है न्यूनतम कैलोरी उपभोग और दूसरा है प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। 2 हो जाएगा न्यूनतम कैलोरी उपभोग और दूसरा हो जाएगा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि देश में योजना आयोग 1/1/2015 से नीति आयोग के द्वारा निर्धनता की किस विचारधारा को अपनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा निरपेक्ष। कौन सी विचारधारा है? हमारे निरपेक्ष विचारधारा अपनाई गई है। याद रखेंगे, निरपेक्ष विचारधारा वो अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है क्या कहलाती है? तो उसे हम कहेंगे निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता किसे कहेंगे? याद रखेंगे कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता हो वो कहलाती है आपकी निरपेक्ष निर्धनता। अगला क्वेश्चन, निर्धनता रेखा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो निर्धनता जो रेखा है उसको हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रति व्यक्ति घरेलू व्यय के रूप में। प्रति व्यक्ति घरेलू व्यय के रूप में हम निर्धनता रेखा को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? हाँ, अगले क्वेश्चन चलने से पहले थोड़ी सी हम इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं कि भारत में निर्धनता का मापन प्रत्येक व्यक्ति के प्रति माह घरेलू व्यय की राशि के आधार पर किया जाता है और जिस व्यक्ति का प्रति माह घरेलू व्यय निर्धारित राशि तक या उससे कम हो तो उसे निर्धन माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निर्धनता रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन है का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आपका होता है प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर पर। किस पे होता है? प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर पर निर्धनता रेखा का निर्धारण या फिर आधार होता है। अगला क्वेश्चन आपका है प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे आपके हैं B.S. मिनास। कौन है? B.S. मिनास, ये इसके लेखक हैं। कौन सी पुस्तक? प्लानिंग एंड द पुअर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित को आपको सम्मिलित करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि DT लक्कड़वाला टास्क समूह है, इसका गठन हुआ था 1989 को। याद रखेंगे, DT लक्कड़वाला टास्क समूह है, इसका गठन हुआ था 1989 को। अगला आपका है योजना आयोग का टास्क समूह है, इसका गठन हुआ था आपका B यानी कि 1962 को। अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर वाई के अलग समिति है ये आपकी, और इसका जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था। सुरेश D तेंदुलकर समिति, इसका जो गठन हुआ है वो 2005 में हुआ है। तो याद रखेंगे इन चारों समितियों का गठन कब हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि योजना आयोग के अनुसार 2011 और 12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी तथा कितना व्यय प्रतिदिन करने वाला व्यक्ति निर्धन माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2400 कैलोरी और 27.20 रुपये से कम। अगर किसी व्यक्ति की कैलोरी या फिर रुपये इससे कम है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा। योजना आयोग के द्वारा जुलाई 2014 में जारी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन है। ठीक है, अब 24 नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ये 32 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि तेंदुलकर समिति जो कि 2005 में आई थी, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर NSS के 68वें चक्र के अनुसार वर्ष 2011 और 12 में भारत में ग्रामीण और शहरी गरीबी का प्रतिशत क्या था? तो ये था कि भारत में जो ग्रामीण गरीबी है वो आपकी 25.7% है, जबकि शहरी गरीबी है वो 13.7% है। ठीक है, याद रखेंगे कि ग्रामीण वो 25% है और जो शहरी वो आपकी 13.7% है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि चारों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो सबसे पहली बात आपके पास में है कि लक्कड़वाला टास्क समूह ने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये आपका पूरा बिल्कुल सही है। लक्कड़वाला समूह ने देश की गरीबी की दरों को विभिन्न राज्यों के मूल्य स्तरों के अनुसार फिशर सूचकांक के आधार पर राज्यवार निर्धारित किया था। ठीक है, राज्यवार आपका निर्धारित किया था। अगला आपका है कि लक्कड़वाला समूह ने गरीबी रेखा के निर्धारण में URP आधारित उपभोग व्यय आंकड़ों के आधार बनाया था। ठीक है, लक्कड़वाला समूह ने गरीबी रेखा के निर्धारण में URP आधारित उपभोग व्यय आंकड़ों क्या बनाया था? आधार बनाया था। तो इसके हिसाब से आपके तीनों ही कथन सत्य हैं। इन उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि दिसंबर 2005 में योजना आयोग के द्वारा प्रोफेसर सुरेश D तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी। देखो, इस समिति का गठन हुआ था 2005 में।
और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो नवंबर 2009 में क्या की थी, प्रस्तुत की थी। ठीक है, याद रखेंगे। गठन हुआ था 2005 में, प्रस्तुत की थी 2009 में। समिति का कार्य गरीबी रेखा का पुनर्निर्धारण करना एवं गरीबी के मापन में NSSO के विभिन्न सर्वेक्षणों की तुलनात्मक का परीक्षण करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि वर्तमान में वर्ष 2011-12 के लिए कितने रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे माने जाते हैं। देखो, प्रति माह है, ये प्रतिदिन का नहीं कहना, प्रति माह कहा गया। ठीक है, तो प्रति माह अगर ग्रामीण क्षेत्र में 861 रुपये से कम अगर खर्च करता है और शहरी क्षेत्र में अगर 1000 रुपये से कम खर्च करता है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ से आगे। ये अनुमान योजना आयोग के द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह है तेंदुलकर समिति ने दिए थे। जुलाई 2014 में जारी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये है। तेंदुलकर समिति ने MRP आधारित उपभोग व्यय आंकड़ों को आधार बनाकर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि शहरी निर्धनता के आंकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा गरीबी क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार किस फॉर्मूले में बनाया गया है। तो ये आपका आ जाएगा लकड़ वाला फॉर्मूले में। कौन से में? लकड़ वाला फॉर्मूले में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित निर्धनता अनुपात व गरीबों की संख्या MRP आंकड़ों के आधार पर में वर्ष 2009 और 2010 की तुलना में 2011 और 2012 में कमी आई है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि निर्धनता अनुपात 7.9%, निर्धनों की संख्या 84.9 मिलियन, ये आपकी क्या हुई है, कमी आई है। ठीक है, 84.9 मिलियन कमी आई है और निर्धनता अनुपात वो 7.9% कम हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि निर्धनता अनुमान किसके लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योजना आयोग के द्वारा गठित किए गए दलों के ऊपर, इनके ऊपर आपका निर्धनता अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि उच्च ग्रामीण गरीबी का कारण क्या है। ठीक है, उच्च ग्रामीण गरीबी का कारण क्या है। तो इसका सही कारण हो जाएगा ये तीनों ही ऑप्शन है, यानी कि निम्न कृषि आमदनी, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में संपोषणीय आजीविका की कमी होना, तीसरा है कौशलों में कमी होना। कौशल में कमी है तो उसकी वजह से भी निर्धनता में जो ग्रामीण है उसमें गरीबी ज़्यादा होती है। ये तीनों ही कारण आप याद रखेंगे। एक तो निम्न कृषि आमदनी है, दूसरा कौशल में कमी है और तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में संपोषणीय आजीविका में कमी होना। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में सबसे ज़्यादा शहरी निर्धनता है जो कि आपकी 32.6% है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि रंगराजन समिति के द्वारा कितनी कैलोरी का प्रतिदिन पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति निर्धन माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2155 और शहरी क्षेत्र में 2090। इससे अगर कम कैलोरी प्राप्त करता है कोई भी व्यक्ति तो वो आपका निर्धन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है यहाँ से कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी रेखा क्या है। तो रंगराजन समिति के अनुसार राजस्थान में गरीबी रेखा थी, ग्रामीण है वो 1035.97 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1406 रुपये प्रति महीने। इससे अगर कम कोई व्यक्ति खर्च रुपये करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे आएगा या गरीबी रेखा माना जाएगा। इसको गरीबी रेखा माना जाएगा। इसके ऊपर वाले गरीबी रेखा से ऊपर है, इसके नीचे वाले गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि तेंदुलकर समिति के आधार पर वर्ष 2011 और 12 में
राजस्थान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात क्या था या फिर कितना था? तो ये आपका जाएगा, ग्रामीण में आपका था 16.1 और शहरी थे 10.7%। किसमें? राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011 और 12 के लिए राजस्थान में निर्धनता अनुपात कितना था? तो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 14.7%। ठीक है, 14.7%। इस रिपोर्ट के अनुसार निर्धनों की संख्या 2011 और 12 में राज्य में 102.9 लाख थी। कितनी थी? 102.9 लाख थी। ठीक है, अगला देखते हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीब जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत में जो गरीब निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ में 39.9% जनसंख्या गरीब है। लेकिन निर्धनों की संख्या सर्वाधिक संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, 59.82 मिलियन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 12 में निर्धनों की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य की है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीब हैं और यहाँ पे कितने हैं? 809.1 लाख गरीब हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 और 2012 में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य वो आपका होगा छत्तीसगढ़। कितना होगा? छत्तीसगढ़ होगा, जो कि 47.9% इसकी जो निर्धनता अनुपात है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 और 12 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में गरीब निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य है वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 44.6%। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, 47.94 मिलियन। अगला आपका क्वेश्चन है कि रंगराजन समूह का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून 2012 में। जो रंगराजन समिति थी इसका गठन जून 2012 में किया गया था। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। योजना आयोग के द्वारा डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में जून 2012 में रंगराजन समूह का गठन किया गया और जिसने अपनी रिपोर्ट है वो जून 2014 में सौंपी थी। रंगराजन समूह के द्वारा ज्ञात कुल निर्धनता का अनुपात 2011 और 12 में तेंदुलकर समिति द्वारा ज्ञात कुल निर्धनता अनुपात की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? अगला क्वेश्चन है यहाँ से, तो ये आपका जाएगा 7.6। ठीक है, 2000 जो तेंदुलकर समिति थी जिसने जो निर्धनता का अनुपात बताया था, तो रंगराजन ने उससे 7.6% निर्धनता जो अनुपात है वो ज़्यादा बताया है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि रंगराजन के द्वारा अनुमानित गरीबी रेखा तेंदुलकर समिति के अनुमानों से कितनी अधिक है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 19% और शहरी क्षेत्र में 41%। ग्रामीण क्षेत्र में 19% और शहरी क्षेत्र में 41% है वो तेंदुलकर समिति के अनुमानों से अधिक है। किसने बताया था? ये रंगराजन समिति के ने बताया था कि जो तेंदुलकर समिति ने बताया है उसमें 19% तो ग्रामीण ज़्यादा है और 41% है वो शहरी निर्धनता में ज़्यादा है या अधिक है, वर्दी है जो भी है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपकी मिजोरम। किस में हो जाएगा? मिजोरम में। कि मिजोरम में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 1231 रुपये तथा शहरी क्षेत्र है वो 1703 रुपये है। ठीक है, गरीबी रेखा उसको बोलते हैं जिसके नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा और उससे ऊपर है तो वो गरीब नहीं होगा। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा सर्वाधिक है? तो ये आपकी हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्र में दिल्ली और शहरी क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
ये आपकी गरीबी रेखा सर्वाधिक है। ठीक है, गरीबी रेखा सर्वाधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में दिल्ली है और शहरी क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन, रंगराजन समिति के रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 12 में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ से बताना आपको। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनों की संख्या 260.52 मिलियन और शहरी क्षेत्र में 102.47 मिलियन है। ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का जो अनुपात है वो 30.9% और शहरी क्षेत्र में 26.4% है। ये भी सही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धनों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2011 और 12 में के लिए गरीबी अनुपात क्या था? तो ये आपका हो जाएगा 29.5। क्या था? 29.5। वर्ष 2009 और 10 के लिए यह अनुपात 38.2 है। ठीक है, वर्ष 2011 और 12 में ग्रामीण निर्धनता का जो अनुपात था वो 30.9 और शहरी का जो अनुपात था वो 26.4 है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रंगराजन समिति ने निर्धनता के मापन हेतु किसको आधार माना था? तो ये आपका था MMRP। किसको माना था? MMRP। ठीक है, M और MRP। ठीक है, MMRP को माना था। ठीक है, इस समिति ने NSSO के 68वें दौर 2011 और 12 में MMRP आंकड़ों को अपनी गणना का आधार बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 और 12 में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, राज्य आपका है सर्वाधिक छत्तीसगढ़ और जो संघ राज्य क्षेत्र है वो आपका है दादर और नगर की हवेली। किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में। किसके अंदर है? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। वो कौन से राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। और संघ शासित क्षेत्र है उसमें है दादर और नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 12 में शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात है। तो ये आपका है मणिपुर में। किस में है? मणिपुर में है। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक निर्धनता का जो अनुपात है वो मणिपुर में है 73.4%। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 12 में देश में निर्धनों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ से आपका जाएगा 336, 363 है ना, 363 मिलियन। 363 मिलियन याद रखेंगे। 363 मिलियन थी। ये कब थी? 2011 और 12 में। और कौन सी समिति? रंगराजन समिति के रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति ने गरीबी रेखा के संबंध में अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो ये आप याद रखेंगे जून 2014 में। 2012 के अंदर इसका गठन हुआ था और 2014 में इसने रिपोर्ट सौंप दी थी, जून 2014 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि गरीबी रेखा का अनुमान लगाने हेतु योजना आयोग के द्वारा जून 2012 में किस समूह का? तो ये आपकी थी रंगराजन समिति। याद रखना, अभी हमने बताया था कि जून 2012 में रंगराजन समिति का गठन हुआ था और जून 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ से रंगराजन समिति के अनुसार देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ये आपकी हो जाएगी कि ग्रामीण क्षेत्र में 972 और शहरी क्षेत्र में 1407। ठीक है, ये आपकी जो गरीबी रेखा की जो सीमा है वो निर्धारित की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 972 इससे अगर कम खरीदता है तो गरीब होगा और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये से कम खरीदता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 12 में राजस्थान में निर्धनों की संख्या क्या थी? तो इसकी सही संख्या थी 151.5 लाख। 151.5 लाख थी, जिसके अंदर 112 लाख ग्रामीण थे और 39.5 लाख आपके शहरी निर्धन थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले BPL, ठीक है, BPL परिवारों का चयन कहाँ होता है? तो ये आपका जो चयन होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्राम सभा में होता है। कहाँ होता है? ग्राम सभा में होता है। किसका चयन? BPL का। ठीक है, BPL की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी बॉर्डर पोएट्री लाइन। ठीक है, यानी कि जो
गरीबी रेखा से जो नीचे है उनको हम कहते हैं BPL। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रंगराजन समिति के अनुसार भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम गरीब किस क्रम से किस राज्य में है। तो देखो, सर्वाधिक जो गरीब है वो आपके छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम गरीब है वो आपके गोवा में। कहाँ है? गोवा के अंदर सबसे कम गरीब है और सर्वाधिक जो गरीब है वो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। इसमें कुछ परसेंटेज अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको 49.2%, जबकि गोवा के अंदर मात्र 6.3% गरीब निवास करते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना SECC 2011 के आंकड़ों के में गरीबी तय करने हेतु निर्धारित सूचकांक क्या था। तो इसका सूचकांक था वंचक सूचकांक। क्या सूचकांक था? वंचक सूचकांक। याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? वंचक सूचकांक। क्या नाम है इसका? वंचक सूचकांक है। अब देखना इसके बारे में कुछ देखते हैं। वंचक सूचकांक के नाम से जाने वाले इन सूचकांकों की संख्या कितनी है? 7 है। वंचक सूचकांक के नाम से जाने वाले इन 7 सूचकांकों में प्रत्येक का एक नंबर तय है। 7 नंबर पाने वाले सबसे ज़्यादा गरीब व 0 नंबर पाने वाले सबसे कम गरीब परिवार होंगे। ठीक है। भविष्य में इन सूचकांकों की वरीयता के आधार पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अब चलते हैं आगे। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 2012 में राजस्थान में कुल निर्धनता जो अनुपात है वो कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 21.7। कितना है? 21.7 है। ठीक है। रंगराजन समिति के अनुसार 2011 और 2012 में राज्य में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 21.4, जबकि शहरी निर्धनता 22.5 है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। सबसे पहली बात, रोजगार के साधनों में अभाव। ये बिल्कुल सही है। पूंजी की कमी, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। ये भी सही है। अगला है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट। ये भी आपका बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी उपरोक्त तीनों कथन ही क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न में से निर्धनता के दुष्चक्र का कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कि आय का निम्न स्तर। ये बिल्कुल सही है। कुशलता का निम्न स्तर। ये भी सही है। उत्पादकता का निम्न स्तर। ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों ही इस दुष्चक्र के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इससे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। राजस्थान में व्याप्त निर्धनता का कारण क्या है? ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि रोजगार के अवसरों में कम उपलब्धता। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। वर्षा में कमी, इसको हम कारण नहीं मान सकते हैं। अत्यधिक अशिक्षा, ये भी नहीं है। अधिक जनसंख्या, ये भी लगभग है ही। ठीक है। लेकिन निर्धनता का जो व्याप्त कारण है, जो अभी वर्तमान में व्याप्त कारण है, वो है रोजगार के अवसरों में कम उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि गरीब दूर करने का उपाय क्या है। गरीबी को दूर करने का उपाय क्या है। तो यहाँ से आप कहेंगे देश में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। ये बिल्कुल सही है। बचत और निवेश में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ये भी सही हो जाएगा। जनसंख्या में नियंत्रण करेंगे तो भी गरीबी को नियंत्रित या फिर दूर किया जा सकता है। तो उपरोक्त तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कि संसार में 5 आर्थिक राक्षस सदैव मानव जाति को ग्रसित करने को तैयार रहते हैं। ये निर्धनता, रोग, अज्ञानता, गंदगी और बेकारी। परंतु सबसे भयंकर राक्षस बेकारी का है। यह कथन किसका था? तो ये आपका था विलियम बेवरिज का। किसका था? विलियम बेवरिज का कथन था। याद रखेंगे इसको। अगला आपका है कि राजस्थान में बेरोजगारी के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है। तो यहाँ से देखेंगे राज्य में काम करने वालों का प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। याद रखेंगे, जो काम करने वाले हैं वो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, जबकि शहरी क्षेत्र है उसमें क्या है? कम है। एक बात, राजस्थान में काम करने वालों के प्रतिशत की दृष्टि से प्रतापगढ़ सबसे आगे है। प्रतापगढ़ है वो सबसे आगे। ये बिल्कुल सही है। जयपुर जिले में काम करने वालों का प्रतिशत सबसे कम है, यानी कि 37.20 है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त चारों कथन ही क्या है? सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर आता है। तो ये आपका जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कार्य करने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि राज्य के प्रतापगढ़ जिले में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 55.46% है, जबकि चित्तौड़गढ़ दूसरे स्थान पर है, इसमें 51.98% है। जयपुर आपका कार्यशील जनसंख्या दृष्टि से सबसे कम स्थान पे है, जो कि 37.20 यानी 37.20% पे है।
एवं सिक्कर जिला है वो आपका 37.59% पे आता है। संपूर्ण राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का जो अनुपात है वो 43.60 है। 43.60 है, यानी कि राजस्थान के अंदर 43.60% लोग कार्य करते हैं, जबकि 56.40% लोग हैं वो कार्यशील नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मूल कारण क्या है। तो सबसे पहली बात है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या का जो विस्फोट है इसके कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा है इसका कि आर्थिक विकास की गति को धीमी होना। आर्थिक विकास की जो गति है वो बिल्कुल धीमी है, इसके कारण से भी बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या होंगे, सही होंगे। श्रम बल जनसंख्या में किस वय के लोग सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपको याद रखेंगे 15 से लेकर 59 साल तक। याद रखेंगे 15 से लेकर 59 साल तक के लोग हैं वो श्रम बल यानी कि श्रमदान कर सकते हैं। अपनी जो देश की या फिर राज्य की जो जीडीपी है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें अपनी योगदान दे सकते हैं, श्रम का योगदान दे सकते हैं। ठीक है, श्रम मतलब काम करने के लायक है। तो 15 से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से, राजस्थान में काम करने वालों को विभाजित किया जा गया है। तो देखो क्या किया गया है। सबसे पहले काश्तकार, जो काश्तकार होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जो ये नहीं होते काम करने वाले होते हैं ना, मजदूर जो कि मकान वगैरह बनाते हैं, जो विक्रांत जो कि तगारिट होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं काश्तकार। दूसरा है खेतिहर मजदूर, जो किसान होते हैं, वो लगभग 10% है। अगला आपका है पारिवारिक उद्योगों में काम करने वाले, जो कि लगभग 2.74% है। और अन्य कार्य करने वाले हैं लगभग 31% है। तो ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि 2011 की जनगणना में के अनुसार कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ से देखेंगे इसका स्थान है 11वां। कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है राजस्थान का कार्य करने के अंदर। ठीक है, अगला, एक बेरोजगार व्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका बेरोजगार का मतलब वो होता है कि जो काम चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं बेरोजगार। याद रखेंगे, बेरोजगार उसे नहीं कहेंगे जो घर पे बैठा है और वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो काम तो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो बेरोजगार है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों या फिर आंकड़े हैं वो किस संगठन के द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। तो वो आपका हो जाएगा NSSO। ठीक है, NSSO। ठीक है, अगला आपका है यहाँ से कि 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल जनसंख्या में काम करने वालों का अनुपात है वो कितना था। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 39.8%। 39.8% ये आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। इस दृष्टि से राजस्थान देश में 11वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण देश में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ की है। तो ये आपकी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या वो 51.85% से कम की 50.47% है। वो कार्यशील जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या है वो आपकी उत्तर प्रदेश की है, जो कि 32.94 है। और बिहार की है जो 33.36 है। याद रखेंगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या वो आपकी कहाँ है, प्रतापगढ़ की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो असंगत है। सबसे पहले देखते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी आपकी क्या होती है कि हर वर्ष एक निश्चित मौसम में काम न होने की जो स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। दूसरी है आपकी अदृश्य अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी, वह स्थिति जिसमें कार्यकारी जनसंख्या की रोजगार में दिलचस्पी नहीं होती है। अगला आपका है अनैच्छिक बेरोजगारी, वह स्थिति जिसमें लोग मजदूरी की प्रचलित दरों में से कम पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, ये होती है आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी। और अगला आपका है कि औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी में आपका क्या हो जाएगा कि औद्योगिकरण के कारण गाँव में से शहरों की ओर श्रम शक्ति का पलायन होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, उसे बोलते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। अब इसमें कौन सा अलग है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका क्या है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। वह श्रम जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसे हम प्रच्छन्न माना जाता है। याद रखेंगे, वह श्रम जिसका सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या फिर अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, ना कि वह स्थिति जिसमें कार्यकारी जनसंख्या की रोजगार में दिलचस्पी नहीं होती। ये आपका गलत है, बाकी सब कुछ सही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन है कि बेरोजगारी सर्वेक्षण 2018 और 19 के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है। तो ये दर आपकी है 5.8%। 5.8% है। इसमें ग्रामीण बेरोजगारी 5% और शहरी बेरोजगारी 7.7% है। ठीक है। और पुरुष बेरोजगारी है वो आपकी 6% और महिला बेरोजगारी 5.2% है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बेरोजगारी सर्वेक्षण 2018 और 19 के अनुसार श्रम बल भागीदारी अनुपात LFPR तथा श्रमिक जनसंख्या के अनुपात WPR ये आपका कितने हैं। देखो, श्रम बल भागीदारी का जो अनुपात है वो आपका है 37.5 और श्रमिक जनसंख्या जो अनुपात है वो आपका है 35.3। याद रखेंगे दोनों को। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या कोई कार्य नहीं करती थी या अर्थात बेरोजगार थी 2011 के अंदर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 56.4। 56.4% जनसंख्या है राजस्थान में बेरोजगार या फिर कोई काम नहीं करती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो ये आपका जाएगा 43.6। शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। शिक्षित बेरोजगारी है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो यह जाएगा आपका कि शिक्षित लोगों की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन होना। शिक्षित लोगों की जो मांग है और उसकी पूर्ति है उसमें असंतुलन होना, इसे हम शिक्षित बेरोजगारी या प्रमुख कारण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे के पिछड़ेपन और सीमित पूंजी आदि के कारण उत्पन्न बेरोजगारी है, ये आपकी कौन सी बेरोजगारी। तो यहाँ से देखेंगे ये आपकी कौन सी बेरोजगारी है। तो ये आपकी हो जाती है संरचनात्मक। कौन सी? संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे इसको। अगला आपका प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण के अनुसार औद्योगिकीकरण के कारण गाँव से शहरों की ओर श्रम व्यक्ति का पलायन होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। तो ये आपकी हो जाती है औद्योगिक बेरोजगारी कहेंगे इसे। जबकि जब लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन करते हैं तो इसे हम कहते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से, एक खेत पर 2 व्यक्तियों का एक ही काम है लेकिन 4 व्यक्ति कार्यरत हैं, निम्न से किस बेरोजगारी का उदाहरण है। तो ये आपकी हो जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला यहाँ से क्वेश्चन है कि उत्पादन की तकनीकों में तेजी के साथ होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली अकाल्पनिक बेरोजगारी क्या कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है घर्षणात्मक। कौन सी? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहेंगे कि मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व की एक महान मंदी 1929 से लेकर 1935 के दौरान पूंजीवादी देशों में फैली बेरोजगारी का। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब काम ढूंढने पर भी लोगों को काम नहीं मिलता तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं खुली बेरोजगारी। क्या कहेंगे? खुली बेरोजगारी कहेंगे। देखते हैं खुली बेरोजगारी के बारे में थोड़े से इम्पोर्टेंट इफेक्ट। देखो, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में खुली बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है और इसे दृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। यह श्रम शक्ति के साथ उत्पादन के अन्य साधनों जैसे कि पूंजी, भूमि और उद्यम आदि के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें कार्यकारी जनसंख्या का एक अंश या तो रोजगार में दिलचस्पी नहीं रखता हो या फिर मजदूरी की प्रचलित दरों से अधिक मजदूरी पर ही काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। वो कहलाते हैं आपकी स्वैच्छिक बेरोजगारी। कौन सी? स्वैच्छिक बेरोजगारी। अगला है आपका यहाँ से कि औद्योगिकीकरण के कारण गांव से शहरों की ओर पलायन। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से औद्योगिक बेरोजगारी। कौन सी? औद्योगिक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात है जनसंख्या में बढ़ोतरी, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। तीसरा, कृषि की पिछड़ी जो अवस्था है या अर्थव्यवस्था जो भी मान सकते हैं कि कृषि साधनों में कमी है, उसके कारण से भी हो सकता है। तो ये तीनों ही कारण इसके भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। छिपी हुई बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये आपकी पाई जाती है कृषि के अंदर। किस में पाई जाती है?
कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अगला आपका है कि भारत में बेरोजगारी दूर करने का उपाय। भारत में बेरोजगारी दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तरीय, कौन सा, मिनी, माइक्रो और स्मॉल स्तरीय उद्योगों का विकास करना, ठीक है। श्रम गहन तकनीकें अपनाना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। तीनों के तीनों कारण सही है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा जो आपकी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी है, उन्होंने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये आपकी जाएगी पंचम यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये आपको कहा गया था। कौन सा? निर्धनता उन्मूलन का, ठीक है। गरीबी उन्मूलन हेतु बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार परक आर्थिक विकास की नीति और सक्रिय रोजगार की नीति की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर प्रारंभ हुआ था। इस योजना में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए काम के बदले अनाज की योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग के द्वारा टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजक्शन डिमांड का गठन कब किया गया था? तो ये आपका जाएगा 1979 में। ये जो टास्क फोर्स है वो 1979 में वाई के अलग की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इस समूह ने गरीबी क्वांटिटिव मेजर दिया था। कौन सा दिया था? गरीबी का क्वांटिटिव मेजर दिया था, ठीक है। अगला देखो यहाँ से, अगला क्वेश्चन आपका है कि गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो आपको याद रहेगा ये आपका है NSSO। शहरी क्षेत्रों में भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 2100 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की विधि है? तो आपका हो जाएगा आय विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? तो ये आपका हो जाता है, देखो, परिवहन के साधनों की जो कमी है ये आपका गरीबी के लिए सामाजिक सूचक है वो नहीं है। बाकी सभी होंगे। नौकरी में अवसरों की कमी हो जाएगी, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का जो अभाव वो भी हो जाएगा, जो साक्षरता नहीं है, साक्षरता के स्तर में कमी है, निरक्षरता के स्तर में जो स्तर है ऊपर नीचे, उसके हिसाब से भी गरीबी का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन परिवहन के साधनों में कम संख्या, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। निम्नलिखित में से भारत में गरीबी का सूचक क्या है? तो आपका हो जाएगा आय का स्तर। भारत में गरीबी का सूचक है वो आपका क्या है? आय का स्तर है। अमर्त्य सेन सूचकांक के द्वारा विकसित गरीबी सूचकांक किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको हम कहेंगे सेन सूचकांक। कौन सा? सेन सूचकांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा गरीबी का मुख्य कारण है वो नहीं है? तो आप बताएंगे यहाँ से कि कम पूंजी निर्धारण ये सही है, ये है। समाज कल्याण के कार्यों की कमी ये भी आपका होगा। सामाजिक बहिर्वेशन ये भी आपका होगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन ये आपका गरीबी का मूल कारण नहीं है, ठीक है। ये आपका गरीबी का मूल कारण नहीं है। ये आपका क्या है? बेरोजगारी है। कौन सी है? बेरोजगारी है। और कौन सी? ये औद्योगिक बेरोजगारी है। कौन सी है? औद्योगिक बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अंत्योदय कार्यक्रम। कौन सा? अंत्योदय कार्यक्रम। ये योजना 1977 और 1978 में प्रारंभ की गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी निवारण का स्थायी उपाय क्या है? गरीबी निवारण का स्थायी उपाय क्या है? तो आपका हो जाएगा कि स्वरोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, ठीक है।